हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर हम इसका प्रश्नांक 13 और प्रश्नांक 14 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 12 तक के सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्नांक 13 और प्रश्नांक 14 सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो स्टूडेंट, इस अध्याय में से आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 2 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का आपसे इस प्रकार से एक क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, समीकरण युग्म x + y = 14 तथा x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप समीकरण 1 या 2 से, आप चाहें तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल सकते हैं, या फिर समीकरण 2 से भी आप x या y का मान निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर यदि हम समीकरण 1 से x का मान निकालें, तो यहाँ पर यदि हम x का मान निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो प्लस का y है इस तरफ आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला। अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 से तो x का मान निकाला है। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में x की जगह रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं तो हम उसको समीकरण 2 में रखते हैं। यदि यहाँ पर हमने समीकरण 2 से x या y का मान निकाला होता तो हम इसको समीकरण 1 में रखते। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण है x + y = 14, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। इसके बाद यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, x - y = 4। अब इसके बाद यहाँ पर हम इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यदि हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालें, जैसा कि यदि हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, आप चाहें तो y का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और इस x के मान को हम समीकरण 2 में x की जगह रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो यहाँ पर 14 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे और जो प्लस का y है इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 14 - y हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। इसके बाद इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। चूँकि यहाँ पर हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे। यदि यहाँ पर हमने समीकरण 2 से x या y का मान निकाला होता तो हम इसको समीकरण 1 में रखते। इसलिए स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं तो आप समीकरण 2 में रखें। यदि आप समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं तो आप इसको समीकरण 1 में रखें। तो यहाँ पर हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हमने लिखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम x की जगह x का मान
14 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह x का मान यहाँ पर हम 14 माइनस वाई रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस वाई को हम जांकेता लिखेंगे और यहाँ पर बराबर में 4 को भी जांकेता लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह x का मान समीकरण 2 में कितना रखा, 14 माइनस वाई रखा। यहाँ पर माइनस वाई को हमने जांकेता लिखा और बराबर में हमने 4 को भी जांकेता लिखा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 14 को हम जांकेता लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 1 वाई है और यहाँ पर माइनस का 1 वाई है। तो यहाँ पर 1 वाई और 1 वाई कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 वाई हो जाएंगे। बराबर में हम 4 को जांकेता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि हम माइनस 2 वाई को जांकेता लिखें और यहाँ पर यदि हम प्लस 14 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो जो प्लस का 14 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 को जांकेता लिखा, जो प्लस का 14 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने माइनस 2 वाई को जांकेता लिखा। 14 में से यदि हम 4 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसके बाद दोनों पक्षों से यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 वाई बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ से यदि हम वाई का मान निकालें तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 के बटे यहाँ पर संख्या 2 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 2 एकम 2, 2 पंची 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर वाई के मान को आप इन तीनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 3 में रख सकते हैं। जैसा कि यदि हम वाई के मान को यहाँ पर समीकरण 3 में रखें और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ पर सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम वाई की जगह वाई का मान समीकरण 3 में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने x को जांकेता लिखा, बराबर का चिन्ह जांकेता, यहाँ पर हम 14 को जांकेता लिखेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह को भी जांकेता लिखेंगे। वाई की जगह वाई का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे। तो इस प्रकार से x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और y का मान 5 हो जाएगा। यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः x का मान 9 तथा y का मान 5 होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः x का मान 9 तथा y का मान 5 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वार्षिक पेपर में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का आपसे क्वेश्चन 100% आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए इस प्रकार के दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 12। तो यहाँ पर प्रश्नांक 12 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर आपको के का ऐसा मान बताना है जिसके लिए यहाँ पर इन समीकरणों के यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर हम इन समीकरणों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल माना kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना और इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बताया गया है
कि के किस मान के लिए, अर्थात आपको के का मान बताना है, जिसके लिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन में पहले से बताया गया है कि इनके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर के का आपको ऐसा मान बताना है जिसके लिए इन दोनों समीकरणों के यहाँ पर अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो शर्त होती है, इसमें तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, अर्थात a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो जैसे ही हम व्यापक वर्ग समीकरण से इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो पहले समीकरण की तुलना यहाँ पर हम पहले व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे और दूसरे समीकरण की तुलना यहाँ पर हम दूसरे व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पर हम पहले समीकरण की तुलना करें तो x की तुलना x से होगी, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, k है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बराबर k। इसके बाद यहाँ पर y की तुलना y से होगी, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का गुणांक यहाँ पर कितना है, 3 है, तो b1 का मान कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम b1 बराबर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर c1, तो c1 क्या होता है, अचर पद होता है। आपको चिन्ह सहित लेना है, आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह सहित लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह यहाँ पर माना जाता है और यहाँ पर भी माना जाता है। आप लगाएं चाहे ना लगाएं। इसी प्रकार से यहाँ पर b1 का मान कितना है, +3 है। इसके बाद यहाँ पर जो c1 का मान होगा, यहाँ पर चिन्ह सहित यदि हम लें तो कितना हो जाएगा, c1 का मान माइनस चिन्ह आएगा और k-3 आएगा। तो यहाँ पर c1 का मान कितना होगा, k-3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर x की तुलना x से होगी, तो a2 का मान कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a2 बराबर 12 है। इसी प्रकार से हम y की तुलना y से करेंगे, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ पर b2 बराबर कितना होगा, k होगा। इसके बाद c2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको चिन्ह सहित लेना है, तो c2 का मान यहाँ पर -k हो जाएगा। तो c2 बराबर यहाँ पर -k होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से बताया गया है कि रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, क्योंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यहाँ पर अनेक हल होने के लिए जो शर्त होती है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और यहाँ पर b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। अब यहाँ पर हम इन सभी के मान रख सकते हैं, यहाँ पर सभी के मान दिए गए हैं। तो यहाँ पर a1 की जगह a1 का मान कितना है, k है, तो यहाँ पर हम k रखेंगे। इसके बाद a2 का मान यहाँ पर कितना है, 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 लिखा। बराबर का चिन्ह जांकेता, b1 की जगह b1 का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। और यहाँ पर b2 की जगह b2 का मान कितना रखेंगे, k रखेंगे, तो यहाँ पर हमने k लिखा। बराबर का चिन्ह जांकेता, c1 की जगह c1 का मान यहाँ पर -k-3 है, तो यहाँ पर हमने -k-3 लिखा। इस प्रकार से बटे का चिन्ह लगाया। c2 की जगह c2 का मान कितना है, -k है, तो यहाँ पर हमने -k लिखा। इसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पर k/12 को हम जांकेता लिखेंगे।
बराबर का चिन्ह जहाँ की तहाँ यहाँ पर हमने 3/k को भी जहाँ की तहाँ लिखा। यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस चिन्ह यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k-3 यहाँ पर k बचेगा। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जब हम k/12 और 3/k को बराबर लेंगे और यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, और जब हम एक बार यहाँ पर 3/k और k-3/k को बराबर लेंगे और यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हम इन दोनों को बराबर लेंगे k/12 बराबर 3/k और इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से k का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर यदि हम त्रियक गुणा करें तो k × k, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। k पर यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, तो यहाँ पर 1 की घात है और यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है, तो 1 की घात और 1 की घात यहाँ पर 2 की घात हो जाएगी। तो k और k का गुणा होगा तो यहाँ पर k² आ जाएगा। 12 और 3 का गुणा होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जब भी हम वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ क्या हो जाता है, वर्गमूल लग जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम करनी लगा देंगे और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह भी आता है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद 36 का जो वर्गमूल होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 36 का वर्गमूल होता है वह 6 होता है। तो यहाँ पर k का मान +6 भी हो सकता है तथा k का मान -6 भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि k का मान +6 होगा तथा k का मान -6 होगा। तो इस प्रकार से k के 2 मान आ जाएंगे। अब इसके बाद जब हम 3/k बराबर k-3/k को इन दोनों को बराबर लेंगे और यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा तथा जब इन दोनों को बराबर हम लेंगे 3/k बराबर k-3/k, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। अब इसके बाद यहाँ से भी हम k का मान निकालेंगे, तो हम त्रियक गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर k का गुणा k से होगा और k का गुणा -3 से होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं k × k-3 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा k से होगा तो यहाँ पर 3k आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि हम k का गुणा k से करें और k का गुणा यहाँ पर हम -3 से भी करेंगे, तो जब k का गुणा k से होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा। माइनस चिन्ह जहाँ की तहाँ 3 का गुणा k से होगा तो यहाँ पर 3k आ जाएंगे। बराबर में भी हम 3k को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि हम +3k का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो जो प्लस का 3k है इस तरफ आएगा तो माइनस का 3k हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने k² -3k को जहाँ की तहाँ लिखा। यदि हम +3k का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो माइनस के 3k हो जाएंगे। बराबर में हम 0 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि हम k² को जहाँ की तहाँ लिखें, यहाँ पर -3k और -3k यहाँ पर -6k हो जाएंगे। बराबर में हम 0 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से यदि हम k को कॉमन ले लें, क्योंकि हम k² को इस प्रकार से लिख सकते हैं, k × k लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम k को कॉमन ले लें अर्थात उभयनिष्ठ ले लें, तो यहाँ पर 1k बचेगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह बचेगा और यहाँ से k कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। और बराबर में हम 0 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार k को 0 के बराबर लेंगे, फिर इसके बाद k-6 को हम एक बार 0 के बराबर लेंगे और यहाँ से हम k का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम k बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर k का मान 0 हो जाएगा, तथा जब हम k-6 बराबर 0 लेंगे, यहाँ पर हमने k-6 बराबर 0 लिखा और यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से k के 2 मान यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने k/12 बराबर 3/k को यहाँ पर बराबर लिया तो k का मान यहाँ पर भी 6 आया है, +6। और जब हमने 3/k बराबर k-3/k को बराबर लिया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं k का मान +6 आया है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः k का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है
अर्थात यहाँ पर भी k का मान +6 है और यहाँ पर भी k का मान +6 है, तो k बराबर 6 है। तो इस प्रकार k बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर k का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको इसी पैटर्न से सॉल्व कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।